हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने उसके साइलेंट फीचर्स वगैरह देखे थे और साइलेंट फीचर 9 स्टेटमेंट थे, उसमें 9 हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद था एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, कि आखिर इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस रहे, कहाँ कहाँ ये यूज हुआ, और फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए क्या फ्यूचर चैलेंजेस थे। तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस। ड्राइविंग मतलब समझने में, अर्थ वाली मतलब मीनिंगफुल नॉलेज जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसी नॉलेज समझने में फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस से बिल डिफाइन, वो परिभाषित करती है रिसर्च को थ्रू किसके द्वारा, द कमिंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में। ठीक है, लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, कि बायोलॉजिकल सिस्टम को हम कैसे अच्छे से समझते हैं। आने वाले दशकों में ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, मतलब डीएनए सीक्वेंस से जो भी हमको मीनिंगफुल नॉलेज मिली वो। ठीक है, वो डिफाइन करेगी रिसर्च के द्वारा, रिसर्च जो कि आने वाले दशकों में होंगी। ठीक है, दिस इनॉर्मस टास्क, ये इनॉर्मस टास्क जो था बिल रिक्वायर, इसको ज़रूरत थी दी एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, एक्सपर्ट होनी चाहिए और क्रिएटिविटी वाले होनी चाहिए, फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन, और विविध सिद्धांत वाले होने चाहिए, इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरीके से। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, ऑफ हैविंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का सबसे बड़ा प्रभाव था रखने का, वो मे बेल बी इनेबलिंग ए रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च, वो बायोलॉजिकल रिसर्च को न्यू अप्रोच दे रहा था। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो। ठीक है, रेडिकली मतलब बड़ी तेजी से। ठीक है, इन द पास्ट, भूतकाल में, रिसर्चर्स स्टडीड वन और फ्यू जीन्स एट ए टाइम, पिछले समय में क्या किया कि रिसर्चर्स ने जो भी रिसर्च कर रहे थे उन्होंने स्टडी किया एक या फिर कुछ जीनों को एक समय में, एक जीन को या फिर कुछ जीनों को, विद होल जीनोम सीक्वेंसेस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, पूरा जीनोम सीक्वेंस है और नए नए हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी के द्वारा वी कैन अप्रोचेज क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं कि सिस्टमेटिकली एंड ऑन ए मच ब्रॉडर लेवल पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर कर सकते हैं। ठीक, इतना ही हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिकली और वो भी ब्रॉडर लेवल पे। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन ए जीनोम, वे स्टडी कर सकते हैं जीनोम के सभी जीन्स की। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन ए पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन या फिर ट्यूमर, जिस किसी ट्यूमर या ऑर्गन या टिश्यू के उसके सभी ट्रांसक्रिप्ट्स को जो है स्टडी कर सकते हैं। और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन, और कैसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन कैसे काम करते हैं, एंड प्रोटीन वर्क से प्रोटीन काम करती है टूगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में कैसे काम करती है, टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑर्केस्ट्रेट मतलब होता है योजना बनाना, ऑर्केस्ट्रेट मतलब योजना बनाना, कि कैसे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को योजना बनाई जाती है, कि कैसे कौन जीन काम करते हैं, कौन प्रोटीन कैसे काम करती है, इस सब बात की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तरीका मैंने बना दिया। देखो इतने ही साइंटिस्ट थे, कितने, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और इतने जीन थे। तो ऐसे याद ध्यान रखें कि प्रत्येक साइंटिस्ट को एक एक जीन थमा दिया गया, याद रखने के लिए। ये केवल ऐसा नहीं था, मतलब याद रखने के लिए याद रहेगा, जैसे कि जीन का भी उतने का स्टडी की बात की है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ही साइंटिस्ट थे। तो इतने साइंटिस्ट थे, दैट इज याद रखें कि प्रत्येक साइंटिस्ट को एक एक जीन थमा दिया गया, केवल याद के लिए थमाने वाली बात। ठीक है, अब आपका ये हो गया पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
ठीक है। इसके कई नाम हैं एनसीईआरटी के बाहर वाले, तो वो थोड़ा सीख लें। डीएनए टाइपिंग भी इसी को बोलते हैं, या फिर डीएनए सैम्पलिंग भी इसी को बोलते हैं, या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और डीएनए की सैंपल ही तो लेते हैं तो सैम्पलिंग बोल देते हैं। ठीक है, और डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। तो 4 नाम होगा इसके टोटल। ठीक है, अब एक दो चीज़ और भी है, पीछे का तो कोई पॉइंट छूटा नहीं, मैंने सब बता दिया था साथ में। ठीक है, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब एचजीपी की तरह ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का एक एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। पॉलीमॉर्फिज्म का एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है। ठीक, मतलब नई जाति बनना है, जैव विकास में भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये भी ध्यान रखना। नई जाति की बननी है वो जैव विकास में भी। ठीक है, मतलब स्पेसिएशन जिसको बोलते हैं नई जाति बनना को। ठीक है, ठीक, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, जैसा कि पहले सेक्शन में बता चुके हैं हम कि 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस एमंग ह्यूमंस इज द सेम, कि सभी ह्यूमन में 99.9% बेस सीक्वेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज, इसी मान के चलते हैं कि एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर। देखो बोल रहा है, एज्यूम कर रहा है 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तभी तो, क्योंकि 24 क्रोमोसोम है ना रियल में जीनोम में, ना कि 23। इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंस, वो थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर है तो आप बताइए कितने में डिफरेंस होगा। अब समानता 99.9 में, तो डिफरेंस कितने में होगा, 100 - 99.9 मतलब 0.1% में। तो डिफरेंस पूछा है तो इसका निकाल दो 0.1% कितना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 3 × 10⁹ का 0.1%। ठीक है, तो दरअसल 0.1% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 0.1/100 करेंगे, मैंने वो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो 0.1% करेंगे तो क्या करेंगे, 0.1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10⁻7 आएगा, और एक ही 0.1 है। देखो पूरा लिख ही दे रहा हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे उसको निकालेंगे तो अपॉन 100 ये करेंगे ना, 3 × 10⁹ का 0.1% निकालेंगे तो ये तो करेंगे, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 मिलियन, क्यों मिलियन मतलब या मिलियन को क्या बोल सकते हैं, 3 × 10⁶। ठीक है, निकल के आ जाते हैं ये बेस पेयर, इतने में डिफरेंस होता है। मैंने बताया था पहले भी, देखो मैंने कहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टार्टिंग में मिलेगा। इट इज़ दिस डिफरेंस, यही ये डिफरेंस होता है इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए को सीक्वेंस में विच मेक बनाता है एवरी इंडिविजुअल को यूनिक इन देयर फेनोटाइपिक अपीयरेंस, जो कि वो जैसे दिखाई देते हैं उनको यूनिक बनाता है। क्या, यही 0.1% बेस पेयर बनाते हैं, मतलब 3 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख बेस पेयर कह सकते हैं। इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि 30 लाख या 3 मिलियन, सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो 99.9% सेम है, तो डिफरेंट कितना होगा, 0.1%। तो आप जीनोम में लगभग वाला जानते ही हो कितना, तो उसका 0.1% निकाल लेना तभी तभी। इफ़ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल, यदि कोई ये अपना लक्ष्य बनाता है कि भाई 2 इंडिविजुअल के बीच हमको जेनेटिक डिफरेंसेस देखने, क्या क्या उनमें अंतर है जेनेटिक लेवल पे, या फिर एमंग इंडिविजुअलों पे पॉपुलेशन, यहाँ पे किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के बीच देखना चाह रहे हैं, तो सिक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी ए डॉन्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग टास्क। तो वो कह रहे हैं डीएनए को सिक्वेंसिंग करना इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा ही डॉन्टिंग, प्रत्येक बार जितनी बार करोगे उतनी बार डॉन्टिंग टास्क होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, भैया महंगाई खर्चा एक्सपेंसिव टास्क है। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ द 3 × 10⁶ बेस पेयर। अब एक 2 सेट को अगर करना है, क्योंकि एक जीनोम में इतने होते हैं, अब पूरे को अगर करना चाह रहे हैं तो 2 सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 सेट की कीमत देखना चाहो तो आप लगा सकते हो, बता दिया गया है उसमें पहले ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट में कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में $3 लगते हैं, US डॉलर 3 लगते हैं।
तो पूरी कीमत निकल कर आई थी कितनी, ठीक है, निकाल ही सकते हो, 3 टाइम हो जाएगा इसका। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, अब ये कह रहा है इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा तरीका जो कि वेरी क्विक, बहुत जल्दी से हम बता सकते हैं दो इंडिविजुअल के, मतलब एनी टू इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करके कि क्या इनमें सिमिलरिटी, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो इन्वॉल्व करती है वो उसमें पहचानती है किसको, कुछ स्पेसिफिक भाग होते हैं, स्पेशल भाग होते हैं, उनमें अंतर को पहचानती है। यही होता है इसका आधार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए सीक्वेंस। और उनको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, मतलब रिपीटेटिव डीएनए में अंतर देखती है कि इस इंडिविजुअल का रिपीटेटिव डीएनए कैसा है, इस इंडिविजुअल का रिपीटेटिव डीएनए कैसा है, ये देखा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बिकॉज क्योंकि इन दी सीक्वेंसेस में एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए का एक स्मॉल स्ट्रेच कई बार रिपीट होता है। दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। और ये जो रिपीटेटिव वाला डीएनए है ना, ये बल्क जीनोमिक डीएनए से कैसे अलग हो जाता है, एज डिफरेंट पीक्स, डिफरेंट डिफरेंट पीक्स के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। ठीक, मतलब चूंकि बल्क जो उसकी बड़ी चोटी होगी एंड जो रिपीटेटिव की वो छोटी छोटी चोटियाँ होंगी, तो बिल्कुल अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो डिफरेंट पीक के रूप में अलग हो जाता है ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, ठीक है, अलग अलग पीक मिल जाती है। बल्क डीएनए, जो बल्क वाला डीएनए होता है, फॉर्म से मेजर पीक। और भाई बल्क है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो मेजर पीक तो बनाएगा ही, बहुत एकदम बड़ी सी चोटी बनाएगा, पीक बनाएगा। एंड अदर स्मॉल पीक्स, और जो दूसरी जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, आर रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। ये छोटी छोटी चोटियाँ उनको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, ठीक है। ये रिपीटेटिव डीएनए, ये छोटी छोटी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए का बल्क पोर्शन एक बड़ी चोटी बनाता है, बाकी चोटियाँ जो छोटी छोटी बनती हैं वो रिपीटेटिव डीएनए का सैटेलाइट वाला पार्ट होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, ठीक। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, अब देखो किस बात पे डिपेंड होकर क्या क्या काम किया जाता है, बेस कंपोजिशन पे डिपेंड किया जाता है। पहली बात तो जैसे बेस कंपोजिशन का मतलब है कि E रेशो T ज़्यादा है या फिर G रेशो C ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक चीज़ ये बोल सकते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले बेस में प्यूरिन अपॉन प्यूरिन ज़्यादा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वालों में, ठीक है, मतलब Ag ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि Ag ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने इसलिए कहा AT के कंपेयर में अगर ज़्यादा हो तभी तो A अनुपात T रेशो ज़्यादा आएगा, या फिर C के कंपेयर में G ज़्यादा हो तभी तो G/C रेशो ज़्यादा आएगा। तो बेस कंपोजिशन देखते हैं कि A/T रिच ज़्यादा है, A/T रिच है या फिर G/C रिच है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, किस पे बेस्ड होता है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट की लंबाई पे, ठीक है। बेस कंपोजिशन होगा फिर सेगमेंट की लंबाई पर होगा। तीसरा होता है एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, ये रिपीटेटिव यूनिट का नंबर कितना है, ठीक है, रिपीटेटिव यूनिट का नंबर कितना है, ठीक है। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरी, सैटेलाइट डीएनए को कई कैटेगरी में बांटा गया। किन चीज़ों पर आधारित होगा, 3 चीज़ों पर, बेस कंपोजिशन, सेगमेंट की लंबाई और रिपीटेटिव यूनिट के नंबर, 3 चीज़ें सिंपल भाषा में समझो। इसी बेस पर सैटेलाइट डीएनए को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ETC। बस एनसीईआरटी ने 2 की बात की है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। अब इतना दिमाग मत लगाना है माइक्रो मिनी क्या लगभग ये तो एक ही बात है, इतना दिमाग मत लगाओ, जैसे कहती है एनसीईआरटी वैसे मानो, ये टर्म है जो साइंटिस्ट ने दिए हैं वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। 2 की बात की गई है, ETC करके बात खत्म कर दी है। अब देखो ये बेस मैंने एक तरीका बना लिया है ऐसे ही रफली कि सैटेलाइट डीएनए को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, उन 3 बेसिस की याद करने का तरीका। तो देखो जैसे
किस बेस पर सैटेलाइट को माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट वगैरह में डिवाइड किया गया है। इस बात को याद रखने के लिए याद रखें कि इसे एक बेस इंटू नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट बराबर लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट याद रखेगा, उसकी बेसिस पर लेंथ ऑफ सेगमेंट पे बेस पर हो क्या बेस कंपोजिशन, तो एक बेस से याद रखें। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा कोई कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। मोटा मोटा ऐसा लगता है ना कि किसी का एक का बेस इंटू टोटल नंबर बराबर टोटल लंबाई, ऐसे करके निकलता है ना, तो ऐसा तरीका बना लिया बस। ठीक है, ऐसे कि थोड़ा सा मेमोराइज रही चीज़, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जो है हाँ चीज़ें याद रहनी चाहिए ना, कैसे भी याद रहे। ठीक है, दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये सीक्वेंसेस जो होते नहीं है सैटेलाइट वाले, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, ये मोर देन 98% वाले हैं भाई, बताया गया था ना कि लेस देन 2% ही बस केवल कोड करते हैं, तो ये मोर देन 98% वाले हैं। बढ़ते फॉर्म में हाँ, अब इनका काम क्या है फिर, बढ़ते फॉर्म में लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, लेकिन ह्यूमन जीनोम को बहुत बड़ा पोर्शन ये बनाते हैं। अरे भाई मोर देन 98% तो बनाएगा ही, जब रटने कौन सी जरूरत है। दिस सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये है इनका मेन काम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस तो ये बनाते हैं क्योंकि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दर्शा रहे हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बेसिस तो ये बना रहे हैं। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यूज सच एज ब्लड, जैसे डीएनए कहीं से भी ले लो, बस लिविंग टिश्यू होना चाहिए। जैसे ब्लड से ले लो, ठीक है, हेयर फॉलिकल से ले लो। हेयर फॉलिकल में मतलब जिसका वाइट वाला पार्ट होता है, जैसे बाल की जड़ का वाइट वाला, वो लिविंग होता है। ठीक, स्किन से ले लो, ठीक है, बोन से ले लो, सलाइवा से ले लो, स्पर्म। देखो स्पर्म जैसे जब रेप का केस है तो रेप के केस में देखते हैं कि जैसे दो डाउटफुल हैं कि इन दो में से किसने रेप किया है, तो उनके चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो स्पर्म मिलता है, जो मतलब रेप वाली साइड होती है, वहाँ से अगर स्पर्म का कुछ कण मिलता है तो वहाँ से स्पर्म चेक किया जाता है कि वो स्पर्म मैच कर रहा है कि नहीं, किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसके डीएनए सीक्वेंसेस वगैरह ये सब चीज़ चेक किए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। ठीक है, सिलाइवा वगैरह जैसे कि मर्डर वगैरह हुआ तो कैसे भी, या सिलाइवा दरअसल इसी केस में हो सकता है, रेप के केस में होने की ज़्यादा चांसेस सिलाइवा मिलने की, सिलाइवा मिल गया। या फिर बोन वगैरह का मतलब ये है कि बोन अगर कहीं कैसे भी मिल गई, स्किन जैसे मर्डर में खींचातानी हुई तो नाखूनों में अगर खींचातानी में अगर किसी की स्किन आ गई, मुंह को नोच लिया तो अगर स्किन भी आ गई नाखून में, तो नाखूनों में से निकाल के देखा जाता है कि स्किन तो नहीं आ गई, तो स्किन से पहचान लिया जाता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स खींचातानी में बाल खींच लिए गए। ठीक है, ब्लड, ये भी मर्डर के केस में ब्लड का केस बन सकता है। ठीक है, जो कि जैसे चाकू से कोई मार रहा है, कोई मर्डर करने वाला, तो क्या हुआ कि छीना झपटी में थोड़ा बहुत चाकू उसको जो मर्डर करने वाले के भी लग गया, तो उसका भी ब्लड कहीं निकल गया। तो डिफरेंट टाइप का अगर ब्लड मिल रहा है, इसका मतलब वो उस क्रिमिनल का होने के चांसेस हैं। तो ऐसे भी देखा जा सकता है, तमाम तरीके होते हैं। फ्रॉम एन इंडिविजुअल सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम रहेगी। दे बिकम वेरी यूजफुल हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंजिक एप्लीकेशंस में, फर्दर एज दी पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल। दूसरी बात यह है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पैटर्निटी टेस्टिंग में भी चेक किया जा सकता है। जैसे कोई किसी को किसी पे क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई ये मेरे पापा हैं, ठीक है, या कोई क्लेम कर रहा हो कि जो है ये मेरी नाजायज़ औलाद नहीं है या नाजायज़ औलाद है, जबकि वो लड़का कह रहा हो नहीं ये मेरे, अच्छा मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कि वो सब छोड़ो, नाजायज़ वो कहने का मतलब कि अगर कोई ये टेस्ट करना चाह रहा है कि ये इसमें रियल में इसके पापा हैं कि नहीं है, ठीक है, तो वो पैटर्निटी टेस्ट चेक हो सकता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इनहेरिटेबल होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ द पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जब झगड़े होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में कुछ सालों पहले ऐसा केस हुआ था। ठीक है, एक काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका एक लड़का था और मतलब एक उन्होंने शादी नहीं की थी, वो लड़का पैदा था, तो उसने फिर केस कर दिया था।
बाद में फिर बुढ़ापे में उन लोगों को शादी करनी पड़ी और ये प्रूफ हो गया कि वो उनका ही बेटा था। ठीक है, तो ऐसे कर ही सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, कट 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 कट। ठीक है, और ये देखो रिपीटेटिव डीएनए के 6th और 7th में जो बताया गया है, 6th में और 7th में, ये जो मैं बता ही चुका हूँ अभी वैसे। ठीक है, ये जो यहाँ जो बताया जा रहा है कि दिस सीक्वेंस नॉर्मल डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है कि रिपीटेटिव डीएनए का ही तो एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि 6th एंड 7th सेल एंड फीचर में यही तो बताया गया है। ठीक है, देखो 6th एंड 7th में यही तो बोला, 7th में रिपीटेड सीक्वेंस में वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम का रिपीटेड सीक्वेंस है टेस्ट ऑफ द डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। यही तो बताया गया था। ठीक, A polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome। पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है डीएनए सीक्वेंस है ना, ये जो है ह्यूमन जीनोम में मैपिंग का भी जो है, जेनेटिक मैपिंग का भी बेसिस यही है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी यही है। ठीक है, दैट इज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले सीक्वेंस कहें तो भी आधार है, एंड केवल पॉलीमॉर्फिज्म करें तब भी आधार है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले सीक्वेंस कहें तो भी आधार है, या फिर केवल पॉलीमॉर्फिज्म कहें तब भी सही है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट इज एसेंशियल दैट, ये बहुत ही आवश्यक है, दैट भी अंडरस्टैंड कि हम समझें कि भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है आखिर इन सिंपल टर्म्स में। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, देखो नाम ही बता रहा है एक तरीके से, पॉली मानी बहुत से, मॉर्फिज्म आदि एकदम से मॉर्फोलॉजिकल। तो वेरिएशन है जेनेटिक लेवल, मतलब जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन हो जाते हैं, एराइज ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म दरअसल क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे तो जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन आ जाते हैं जो कि म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न होते हैं। रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन चैप्टर 5। ठीक है, उसमें सब बताया गया। एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर, म्यूटेशन के बारे में कुछ हम पढ़ के भी आए अभी। न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल, और नए नए म्यूटेशन जो है किसी इंडिविजुअल में अराइज होते हैं, आइदर इन सोमेटिक सेल्स, या तो सोमेटिक सेल्स में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां हो जाती हैं। ठीक है, और इन द जर्म सेल्स, और जर्म सेल में भी हो सकते हैं। सेल्स दैट जनरेट गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल का मतलब क्या होता है, जो कि गैमेट बनाती हैं, स्पर्म या ओवम बनाती हैं, मतलब जैसे ओगोनी, स्पर्मेटोगोनी वगैरह, उनमें भी हो सकता है म्यूटेशन। ठीक है, मतलब सोमेटिक सेल में भी हो सकता है और जर्म सेल में भी हो सकता है। ठीक है, आप इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग, यदि किसी जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ और उसने अगर किसी इंडिविजुअल को संतान पैदा करने की क्षमता पर असर नहीं डाला, तो हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, जो कि म्यूटेशन को ट्रांसमिट कर सकेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की म्यूटेशन हो कि वो बच्चा पैदा कर ले बस। तो जब बच्चा पैदा कर लेगा तो म्यूटेशन, बच्चा पैदा करने वाली कंडीशन में बस असर ना डाले, तो वो म्यूटेशन, इसका मतलब क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर उस म्यूटेशन ने बच्चा पैदा करने की एबिलिटी पर ही असर डाल दिया तो बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, तो वो म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज है बिल्कुल, इस बात को लोग पता नहीं, समझ ही नहीं पाते हैं, सिंपल सी बात है। इट कैन स्पीड, अब अगर ऐसा नहीं किया तो इट कैन स्पीड टू, तो वो कहाँ होगा, तो इट कैन स्पीड टू, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा। भाई कह रहा है दोबारा देख लो अगर नहीं दिखाओ तो।
If a germ cell mutation does not seriously impair individual ability to have offspring, तो who can transmit कर सकता है द म्यूटेशन को, मतलब एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में भेज सकता है, तो इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अदर मेंबर्स में पहुंच जाएगा थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई यार पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बनती चली जाएंगी, सिंपल। एक जाति के जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं उसी को पॉपुलेशन बोलते हैं, इसमें कौन सी रटने की बात है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, यदि जर्म सेल में हुए म्यूटेशन ने बच्चा पैदा करने की क्षमता में कोई प्रभाव ना डाला तो सिंपली बच्चा पैदा होगा, यानी बच्चा पैदा होगा मतलब दूसरी पीढ़ी बनेगी, मतलब म्यूटेशन ट्रांसमिट हो गया। भले ही अदर डिफेक्ट तो हो सकते हैं बच्चे में, लेकिन वो चीज़ एक अलग है। ठीक है, लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया ना। एलील, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम चैप्टर 5। क्या होते थे एलील? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, जैसे मेंडल के मटर के प्लांट की हाइट ही ले लो, तो उसमें हाइट को गवर्न करने वाला जीन एक था। ठीक है, लेकिन उसके एलील अलग थे। कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था और गवर्न कर रहा था, और स्मॉल टी डार्कनेस को। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे क्या हो गया? एलील। दरअसल हैं जीन ही, लेकिन एक दूसरे के एलील बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, sequencing variations has traditionally been described। तो सीक्वेंस वेरिएशन जो थे वो परंपरागत रूप से डिस्क्राइब किए गए कैसे? एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में ही डिस्क्राइब करे गए, जैसे कि इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट ए लोकस अकर्स, यदि एक स्थान पर एक से ज़्यादा एलील होते हैं इन ह्यूमन पॉपुलेशन में विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, ये 0.01 लिखा है। ठीक है, वो पेन चल गया ज़्यादा। तो अगर फ्रिक्वेंसी उसकी 0.01 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाने लगता है। सीक्वेंस वेरिएशन जो कि ट्रेडिशनल रूप से ये बताया गया है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म उसको जब बोलने लगेंगे जब एक से ज़्यादा वेरिएंट हैं एक लोकस पर ह्यूमन पॉपुलेशन में, और उनकी फ्रिक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है, मतलब 10 की पावर -2 से ज़्यादा है, ऐसे ध्यान रख लो, या 1/100 से ज़्यादा है, ऐसे ध्यान रख लो। तमाम तरीके हैं, 0.01 से ज़्यादा है, ऐसे याद कर लो। तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, ऐसे सीक्वेंस वेरिएशन को। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व, यदि कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला म्यूटेशन ऑब्जर्व देखा जाता है पॉपुलेशन में एट हाई फ्रिक्वेंसी पर, तो 0.01 से ज़्यादा इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है, तो इट इज़ रिफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। ठीक है, मतलब 0.01 से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी मानी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड में एक के 100वें हिस्से के बराबर चक्कर लगा दिए। ठीक है, अरे उसी को तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, याद करने के लिए ये चीज़। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसिंग में, मतलब इस प्रकार के वेरिएशन की होने की संभावना टू बी ऑब्जर्व्ड देखी गई है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसिंग में। कोडिंग वालों में नहीं, नॉन कोडिंग में। दैट इज वही जो जंग डीएनए होता था, ठीक है, बट भी हायर एज म्यूटेशंस इन दिस सीक्वेंसेस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि अगर इनमें म्यूटेशन होता नहीं जंग डीएनए वालों में, तो उनमें कोई वो अचानक इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालते हैं या इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा करने की एबिलिटी पर असर नहीं डालते हैं। तो दीज म्यूटेशन कीप ऑन एकोमोडेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इस प्रकार क्या, जब बच्चा पैदा करने की एबिलिटी में कोई असर नहीं डालना, इसका मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठे होते चले जाएंगे एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इस प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म में वेरिएबिलिटी का एक आधार बना देंगे। ठीक है, इसलिए ही तो कहते हैं क्या कि नई जाति का बनना या जैव विकास में भी पॉलीमॉर्फिज्म का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ऐसे ही धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ है। देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेकर के टू वेरी लार्ज स्केल चेंज तक। कम से कम एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा
दैट इज कह सकते हैं कि एक बसपा चेंज से लेकर के कई बसपा चेंज तक। बसपा मतलब बेसिक ग्रुप फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन भाई ये जैव विकास के लिए, स्पेसिएशन मतलब जाति उद्भावन मतलब नई जाति का बनने के लिए। सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी, आप स्टडी करोगे दीज इनको इन डिटेल एट हायर क्लासेस, ओके। The techniques of DNA fingerprinting was initially developed by एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया गया था, ध्यान रखना, एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एकदम लेडीज सा फीमेल जैसा नाम लग रहा है। एलेक्स जेफरी भी फीमेल जैसा नाम लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल थे, लेकिन मतलब कुछ होता है ना कि नाम फीमेल जैसा लगता है भाई, ये बस याद करने के लिए थोड़ा बता दिया। ही यूज्ड ए सैटेलाइट डीएनए, उन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया एज प्रोब के रूप में। दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और जो बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा था। इट वाज कॉल्ड, इसको क्या बोला गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, BNTR की फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ऑफ ध्यान से याद रखना, और रिपीट्स में, ठीक है, रिपीट्स में मतलब रिपीट नहीं, वो रिपीट्स है पूरा, फुल प्लूरल नंबर की तरह, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, BNTR। द टेक्निक्स एज यूज्ड अर्लियर, टेक्निक जो कि पहले, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत है, जैसा सीधा सीधा लाइन दी गई वैसे ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा इसमें कोई घुमा फिर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस लेकिन याद रहना चाहिए सब। द टेक्निक्स एज यूज्ड अर्लियर, टेक्निक जैसा कि पहले अर्लियर यूज किए, इन्वॉल्व करती है सदर्न ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड BNTR एज ए प्रोब्स। इट इंक्लूड्स रेडियो एक्टिव BNTR इसमें यूज़ किया है सदर्न ब्लॉटिंग में। अब देखो एक तरीका आपको बता देना हूँ, सिनोड्रॉप करके एक ट्रिक होती है, सिनोड्रॉप याद के लिए तरीका है वैसे, सुनो, जब वो बर्फ़ होगा तो बर्फ़ की बूंद थोड़ी बनेगी कोई, लेकिन इससे थोड़ी चीज़ें याद रहती हैं। देखो डीएनए के केस में करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए के केस में सदर्न ब्लॉटिंग मतलब सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं डीएनए के केस में, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं आरएनए के केस में, और ओ कुछ नहीं मतलब 0 इससे कोई मतलब नहीं, ओ वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं प्रोटीन के केस में, ठीक है। जैसे एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम इम्यूनोसॉल्वेंट टेस्ट से एड्स HIV एड्स चेक करने के लिए, तो उसमें क्या है, वो प्रोटीन पे बेस्ड होता है, तो उसमें वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरस में होता क्या, प्रोटीन कोट ही तो होता है चारों तरफ, ठीक है। अब देखो एक तरीका है, सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं डीएनए के केस में फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं फॉर आरएनए, 0 कुछ नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं फॉर प्रोटीन के, जैसे कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ HIV के लिए वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, ठीक। अब देखो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या क्या किया, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए को अलग किया अलग कर लिया। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन को भाई क्या चीज़ के द्वारा, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तीसरा काम सेपरेशन ऑफ डीएनए प्रेजेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग सेपरेट कर लिए, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट डिफरेंट अलग कर लिए, सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग कर लिए, ठीक। चौथे नंबर पर क्या किया, ट्रांसफरिंग या ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। अब जो अलग अलग डीएनए टुकड़े हो गए हैं टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन, उनको जो है अलग अलग डीएनए उनको उठा करके सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर रख दिया। सिंथेटिक मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज की थी और नायलॉन की थी, ठीक है, याद रखना, नाइट्रोसेलुलोज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन, ठीक है, तो नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन, ये मतलब इसमें मैं सिमिलरिटी दिखाना चाह रहा हूँ। नाई अलग बोलो फिर बोल दो ट्रोसेलुलोज, नाई अलग बोलो लॉन, नाइट्रोसेलुलोज और लॉन, ठीक है, ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन थी, याद रखना चाहिए, बात खत्म। पाँचवें में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड BNTR प्रोब। फिर पाँचवें नंबर पर क्या किया, जब इसको सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर रख दिया उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराया लेबल्ड BNTR प्रोब का यूज़ करके। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तब चेक किया किन का हो गया किन का नहीं हो गया, सिंपल सी बात है।
तो देखो ऐसे सीक्वेंस याद भी रहते हैं, जैसे सीक्वेंस भी पूछा लिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो ये 3-4 तो याद ही रहेंगे कि सबसे पहले तो डीएनए को अलग करेंगे, फिर काटेंगे, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग उनको फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। ठीक, फिर हम फ्रेगमेंट को उठाकर मेम्ब्रेन पर रख देंगे। सिंपल मेम्ब्रेन पर रखने के बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे किनका हो गया किनका नहीं हो गया, बस बात खत्म। तो सीक्वेंस सिंपल से ध्यान रहेंगे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाई ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा ये पहचानेंगे भाई वास्तव में कौन कौन से का हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन। एस्टिमेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट सोन इन फिगर 6.16 को हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन जो ब्लॉटिंग है डिटेक्शन के बीच आता है, क्योंकि ब्लॉटिंग का मतलब सिंपली ट्रांसफर करना है। ठीक है, अरे डिटेक्शन तो तभी करेंगे हाइब्रिडाइज डीएनए का, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना, तभी तो उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे किसका हुआ है किसका नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, और तरीका बना लो ऐसे याद आना कि बस हाइब्रिड तो बीच की चीज़ होती है, कैसे ध्यान रख लो। और ये डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंपली। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक। बीएनटीआर क्या है? ये मिनी सैटेलाइट है, ध्यान रखना। नॉट माइक्रो, ये माइक्रो नहीं है। ऐसे ध्यान रखो, देखो मिनी में एन आ रहा है, माइक्रो में तो एन नहीं आ रहा है, तो मिनी में एन आ रहा है, बीएनटीआर में एन आ रहा है। तो बीएनटीआर एक मिनी सैटेलाइट है। ठीक है, एक क्लास ऑफ सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का एक क्लास ऑफ सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है ये बीएनटीआर। सही है। अब देखो, द बीएनटीआर बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट। डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। देखो एनसीईआरटी ने कह दिया साफ साफ। ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली। एक के पीछे एक क्रमबद्धता को कहते हैं टेंडमली। देखो, एक होता है रैंडमली, ये कहीं भी कहीं डाल दिया, और एक होता है टेंडमली। टेंडमली का मतलब एक के पीछे एक की क्रमबद्धता, मतलब अच्छे से लगाए गए हैं। और डीएनए सीक्वेंस को एक के पीछे एक लगा दिया जाता है इन मैनी कॉपी नंबर में। ठीक है, द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। और कॉपी नंबर क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम बदलती रहती है इन एन इंडिविजुअल में। द नंबर ऑफ रिपीट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर ऑफ रिपीट जो है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वही वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी। एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ बीएनटीआर वेरीज इन साइज। तो साइज ऑफ बीएनटीआर कितना वेरी करता है? कम से कम 0.1, ज़्यादा ज़्यादा 20 किलो बेस। ठीक है, ये साइज है, ध्यान रखना। ठीक है, 0.1 से लेकर के 20 किलो बेस। कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद विद बीएनटीआर प्रोब ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ द डिफरेंट साइज के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद दिस बैंड्स गिव ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। अब पर्टिकुलर इंडिविजुअल डीएनए के लिए पैटर्न अलग होता है। यही इसी बात को देखा जाता है, इसी से चेक किया जाता है। दैट इज पर्टिकुलर के लिए पैटर्न, पर्टिकुलर पी फॉर पर्टिकुलर के लिए पी फॉर पैटर्न पर्टिकुलर एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दो तरीके के मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर हुए ना दो, और उनमें से एक ने खून किया, एक ने रेप किया, एक ने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन मोनोजाइगोटिक वाले ट्विंस होने चाहिए। नॉर्मल ट्विंस नहीं, मोनोजाइगोटिक वाले मतलब एक ही जाइगोट जब दो टुकड़ों में टूट जाता है उनसे जो बनते हैं दो इंडिविजुअल, ऐसे वाले ट्विंस होने चाहिए। तो उनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी नहीं बता पाएगा कि कौन से वाले ने मर्डर किया। ठीक है, क्योंकि उनका ये भी सेम होते हैं, पूरी तरीके से सेम होते हैं वो। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब लड़का लड़की से मत लगाना। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी उससे मतलब नहीं। मोनोजाइगोटिक एक ही जाइगोट से कोई अलग अलग जो टूट के टुकड़ा बन जाता है, तब जो अगर उससे बनते हैं दो टुकड़ों से, अलग अलग टुकड़ों से, तो उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना पैटर्न जो होता है, पैटर्न जो होता है सब में डिफरेंट होता है, लेकिन ठीक है ये केवल
मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके, उनमें ये भी सेम होता है, ये पैटर्न भी। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक्स, टेक्निक की जो सेंसिटिविटी है वो हैज़ बीन इंक्रीज यूज ऑफ इंक्रीज बाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी टेस्ट टेक्निक की सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया गया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके। पीसीआर आप जानते होंगे, यू विल स्टडी अबाउट इन चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी वाले में। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल से हम डीएनए निकालें तो इज एनफ होता है टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंजिक साइंस, फॉरेंजिक साइंस में एप्लीकेशन के अलावा इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन होती हैं सच एज डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। वास्तव में पॉपुलेशन में क्या क्या विविधताएं आ रही हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। दैट इज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी कहना चाह रहे हैं। उसको भी निर्धारण करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आती है, ध्यान से याद रखना। पूछा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से किस किस चीज़ों में काम आती है, तो ऑप्शन में दे देगा, एक में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, और तमाम जो हम पढ़ के आए हैं अभी, तो वो सब एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉरेंजिक साइंस में तो यूज होगी। करेंटली मैनी डिफरेंट प्रॉप्स आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रोब जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जनरेट करने में, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और रही बात इसकी फिगर की, फिगर देख लेते हैं, चलो, ठीक है। फिगर में कुछ नहीं, देखो फिगर में दिखाया गया है, देखो दो इंडिविजुअल पर शक है, एक है इंडिविजुअल ए, एक है इंडिविजुअल बी। तो इंडिविजुअल ए से डीएनए निकालेगा, इंडिविजुअल बी से डीएनए निकालेगा, उसके कुछ ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7 इसमें देगा तो क्रोमोसोम नंबर 7 इसमें, क्रोमोसोम नंबर 2 इसमें तो क्रोमोसोम नंबर 2 इसमें, क्रोमोसोम नंबर 16 देखा गया इसमें तो क्रोमोसोम नंबर 16 देखा गया इसमें। अब इस तरीके से देखे गए पैटर्न, ठीक है। अब इसमें चूँकि दो सेट होते हैं ना, प्रत्येक किसी में एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, मैटरनल क्रोमोसोम होता है, तो देखो दो सेट, दो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखा गया, ये देखा गया डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। अब क्राइम सीन से ये मिला। अब सिंपल सी बात है, अगर हम पता करना चाह रहे हैं ए और बी में से कौन हत्या रहा है, तो हमको जो क्राइम सीन से हमको जो डीएनए सैंपल मिला है, अगर उसके पैटर्न जो है ए और बी में से जिससे मैच कर जाते हैं, इसका मतलब वही हत्या रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसके भी क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 लिए गए। तो नंबर ऑफ शॉर्ट 10 नंबर रिपीट ये है, 0 से 11 है, इसका कोई मतलब नहीं है सही, चूँकि स्मॉल डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये लगा कर देखेगा, एम्पलीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन जेल पर सेपरेटेड, मतलब साइज के हिसाब से अलग कर लिए गए हैं, गिवन है डीएनए फिंगरप्रिंट। रिपीट्स को बड़ा कर लिया गया, एम्पलीफाइड रिपीट्स हैं जो सेपरेटेड बाय साइज ऑन ए जेल गिव है डीएनए फिंगरप्रिंट। अब देखो ये हमको क्राइम से मिला है, ये ए से मिला है, ये बी से मिला है, तो आपको कौन सा दिख रहा है, आप खुद ही देखो। सी वाले से मैच ए वाले का पैटर्न कर रहा है या फिर बी वाले का कर रहा है, देखो खुद ही देखो। देखो सी वाले में 2 रेड है, देखो ए वाले में 2 रेड नहीं शुरू में, देखो बी वाले में रेड है, फिर इसमें 2 येलो हैं, वो भी सेम डिस्टेंस पर है, तो देखो ये आ गए। फिर ये जो स्काई ब्लू कलर, इसका मतलब कौन है, बी है हत्यारा। अगर ये मर्डर का केस हुआ तो, रेप का केस हुआ तो बी है रेपिस्ट, ठीक, मतलब क्रिमिनल मिल गया हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12, ये अगर याद रखना हो तो मैंने तो हर चीज़ के तरीके बना दिए हैं, आप याद रखना चाहो सब चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने इसका भी बना सकते हैं, कौन बना लिए हैं, कौन सा टीम कौन से, वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा इस तरीके से, मैंने बना दिए कि कौन सा क्रोमोसोम लिया गया था। 7 to 16, 7 2 16, 7 2 16, 16 सब लोग गोविंदा की मूवी थी ना, तो उसमें गाना था छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथ ही मरते तब, तो 7 2 16, तो 16 सब लोग में गोविंदा की मूवी थी, और 7 2 7 थोड़ा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मतलब 7 देने की बात कर रहा है, तो 7 2 16, 7 2 और 16, ठीक है, ठीक है, 7 2 16, ठीक है। स्ट्रक्चर को स्मॉल बी की तरह है 6 बी की, ठीक है। अच्छा कलर याद रखना हो तो देखो
मैंने कलर भी याद करने के तरीके बना दिए हैं। 7 वाले का कलर रेड दिखाया गया है और 2 वाले का कलर येलो दिखाया गया है, 16 वाले का बी दिखाया गया है। ठीक है, 2 का भी बाई कैसे याद रखा, एल्फाबेटिकली पीछे से अगर गिने तो बाई दूसरे नंबर पर आता है उल्टे तरीके से। ठीक है, और 6 और बी एक तरह दिखता है, तो 16 वाले क्रोमोसोम का ब्लू कलर लिया गया, मतलब स्काई ब्लू, और 7 आ रहा है, से याद रखें। इससे सब पूछ नहीं जाएगा, मैंने तो इतने तरीके बना लिए, कुछ भी पूछ ली। सोमेटिक वाली म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, सिंपल सी बात है। अरे भाई, अगर एक की 6 उंगली हो जाती है तो जरूर थोड़ी दूसरी, मतलब उसके पिता की भी 6 उंगली रही होंगी। ठीक है, ठीक है, ये सोमेटिक म्यूटेशन एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ठीक, ये अलग से पॉइंट है। अब देखो, BNTR एंड इंट्रॉन नहीं होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, BNTR भी नहीं होता है बैक्टीरिया में और इंट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इंट्रॉन नहीं होता है, ये तो हमने पढ़ाई है ना, तभी तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो क्राइमसिन में क्या बोल रहा है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। फ्यू रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम्स have been shown to contain different copy number of BNTR की डिफरेंट कॉपी नंबर है। ठीक है, वैसे भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में BNTR की कॉपी नंबर पर्टिकुलर ही होती है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंड डिफरेंट कलर स्कीम हैव बीन यूज्ड टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ बैंड इन द जेल। डिफरेंट कलर इसलिए बताए गए हैं क्योंकि वो जेल में ओरिजिन को वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द ईच बैंड इन द जेल, पहचानने के लिए बनाए गए। ये डिफरेंट कलर स्कीम हैज बीन यूज्ड टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच बैंड इन द जेल में, मतलब उसकी बैंड की ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए डिफरेंट कलर। द 2 एलेलिक पैटर्न, 2 एलेल मतलब पैटर्नल और मैटरनल ऑफ ए क्रोमोसोम के आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ BNTR। ठीक है, देखो आप ध्यान से आते ध्यान, देखो पैटर्नल क्रोमोसोम में अलग है, मैटरनल में ये देखो 4 दिखाएंगे तो डिफरेंट कॉपी नंबर। पैटर्नल और मैटरनल में भी आपस के भाई पिता और माता भी तो एक अलग इंडिविजुअल है ना, तो उनमें भी अंतर है, सिंपल सी बात है, पैटर्नल मैटरनल के। ठीक है, 2 एलेलिक पैटर्नल मैटरनल ऑफ ए क्रोमोसोम आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर। ठीक है, क्योंकि जब एक ही इंडिविजुअल के क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम बदल जाते हैं तो ये तो वैसे भी डिफरेंट इंडिविजुअल है ना, माता पिता तो डिफरेंट इंडिविजुअल रहे होंगे ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर सबके अलग होते हैं भाई, डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ BNTR। इट इज़ क्लियर दैट द बेंडिंग पैटर्न ऑफ द DNA फ्रॉम क्राइमसिन मैचेज विद इंडिविजुअल बी से देखो मैच कर गया बेंडिंग पैटर्न, एंड नॉट विद ए। इसका मतलब क्रिमिनल कौन है, बी। ठीक है, तो आगे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हम एक लेक्चर और लेंगे। इसमें जो है आपका यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का फिगर समझाना रह गया है वो भी समझा देंगे, वो छोड़ने कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए, समरी को अच्छे समझाएंगे, और समरी के अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सीक्वेंसिंग वगैरह की, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, ये भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सब। समरी में भी समझेंगे, कुछ पॉइंट समरी में भी एक्स्ट्रा होते हैं अच्छे, जो के अंदर नहीं होते हैं, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।